हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 6 का 7वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ क्रमांक 7 का नाम है गोभी का फूल। गोभी का फूल पाठ में श्रुतलेख दिए गए हैं। आग्रह, वृत्त, मर्ज, विटामिन, कथा, पोस्टमास्टर, रिप्लिका, फरमाइश, डंठल, महात्म्य, नुमाइश, नायाब, मुसाफिर, परिचित, संजीदगी, आश्वासन, दृश्य, हया, उम्मीदवार। अभी हम बढ़ते हैं मौखिक प्रश्नों की ओर। मौखिक प्रश्न का पहला प्रश्न है, बाजार के सभी सब्जी वाले बाबू हनुमान प्रसाद को क्यों पहचानते थे। तो इसका उत्तर है, बाबू हनुमान प्रसाद सब्जी खरीदते समय हरे धनिये की गड्डी मुफ्त में मांगते, शलजम के पत्ते तुड़वाकर तुलवाने का आग्रह करते, आलू छांट छांट कर चढ़वाते और अरबी धुलवा कर मिट्टी हटाकर लेते थे और बहुत मोल भाव करते थे। इसलिए बाजार के सब्जी वाले उन्हें पहचानते थे। आगे है प्रश्न संख्या 2। हनुमान प्रसाद ने लेखक को गोभी के फूल के बारे में क्या समझाया। तो इसका उत्तर है, हनुमान प्रसाद ने लेखक को समझाया कि गोभी का फूल जरा गठा हो, क्योंकि छितरा फूल जल्दी खराब हो जाता है। फूल में पत्ते होने चाहिए, फूल पानी में भीगा हुआ ना हो, फूल झड़वा कर लें ताकि उसके कीड़े निकल जाए। आगे है ग, गोभी का झाबा डिब्बे के अंदर कैसे लाया गया। इसका उत्तर है, डिब्बे में भीड़ होने के कारण झाबा पूरा भीतर नहीं आ सकता था, इसलिए धीरे धीरे करके अंदर लाया गया। इस कोशिश में 2 फूल प्लेटफॉर्म से खिसक कर रेल की पटरी पर गिर गए। आगे है घ, लेखक कुली पर क्यों बिगड़ा। तो गोभी का झाबा ठसाठस भरी ट्रेन में चढ़ाते समय कुली से 2 गोभी के फूल पटरी पर गिर गए, इसलिए लेखक कुली पर बिगड़ा। ड़ है, गाड़ी के अंदर का दृश्य कैसा था। गाड़ी के अंदर का दृश्य निराला था। गोभी के झाबे को हटाने के लिए लोग अलग अलग राय दे रहे थे, पर कोई भी अपनी जगह से तिल भर भी हिलने को तैयार ना था। अभी है लिखित का पहला प्रश्न। हनुमान प्रसाद को हरी सब्जी का मर्ज था, कैसे। हनुमान प्रसाद जी को हरी सब्जी का मर्ज था क्योंकि किस सब्जी में कितने विटामिन होते हैं, कितना लोहा, कितना चूना, कितना कत्था, कितनी लकड़ी, कितनी ईंट, इसका जितना ज्ञान उनको था वैसा किसी पोस्टमास्टर को अब तक निकले हुए डाक टिकटों के बारे में भी नहीं था। आगे है ख, गोभी के फूल लाने में लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो हमने पाठ में पढ़ा है कि गोभी के फूल लाने में लेखक को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले सब्जी मंडी में घुसकर मोल भाव किया, गोभी के झाबे को गाड़ी में चढ़ाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी, कूली से झगड़ा किया, रेल के डिब्बे में झाबे पर चढ़ते लोगों को सचेत करते रहना पड़ा। आगे हम चलते हैं अगले वाले प्रश्न की ओर। ग, इलाहाबाद स्टेशन आने तक गोभी के फूलों की क्या दशा हो गई थी। तो इलाहाबाद स्टेशन आने तक गोभी के फूल जनता की इतनी लातें सह चुके थे कि उन्हें पहचानना कठिन लग रहा था। घ है, पाठ के आधार पर लेखक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो लेखक वक्त का ध्यान रखने वाले व्यक्ति हैं। वे हनुमान प्रसाद को याद दिलाते हैं कि गोभी का महात्म्य सुनने में उनकी गाड़ी छूट सकती है। वे परिस्थितियों के अनुसार कार्य करने वाले हैं। एक और झाबे के साथ रेलवे स्टेशन पर चलते समय उन्हें संकोच होता है, तो दूसरी ओर वे परिचितों को गंभीरता से जवाब देते हैं। साथ ही डिब्बे में चढ़ते हुए अपने संकोच को तज देते हैं। वे वस्तु मोही हैं, इसलिए उन्हें गोभी के फूलों की चिंता है। वे क्रोधी भी हैं। कूली द्वारा गोभी गिरने पर वे अपना क्रोध प्रकट करते हैं। ये संकोची हैं, इसलिए बाजार से महंगे गोभी के फूल खरीदकर हनुमान प्रसाद को दे आते हैं। अगला है आशय स्पष्ट कीजिए। तो आशय स्पष्ट कीजिए में मन से कोई नहीं चाहता कि वे उसकी दुकान पर ही उस दिन का व्रत तोड़ें। इसका आशय है कि व्यक्ति की आदतें उसे प्रिय और अप्रिय बनाती हैं। हनुमान प्रसाद की मोल भाव करने की अपनी शर्तों पर वस्तुएं खरीदने की आदत के कारण कोई भी सब्जी वाला नहीं चाहता कि वे उसकी दुकान पर आकर खरीदारी करें। दूसरा है, हया नामक वस्तु में मैं प्लेटफॉर्म पर छोड़कर ही डिब्बे के भीतर घुसा था। तो जब व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है तो उसके शर्म और समाज पीछे छूट जाता है।
भरी ट्रेन में चढ़ने वाला व्यक्ति ऐसा ही होता है। ठसाठस भरी ट्रेन में चढ़ते समय लेखक पर किसी की बात का असर नहीं हुआ। वह अपनी शर्म और प्लेटफॉर्म पर ही छोड़कर डिब्बे में चढ़ा था। आगे तीसरा है, आशय स्पष्ट कीजिए। जब आदमी जनता हो जाता है तो कौन किसकी सुनता है? यानी कि किसी एक व्यक्ति को अपनी बात समझाई जा सकती है, लेकिन भीड़ में तो सबकी अपनी अपनी ही सोचती है, कोई किसी की बात नहीं समझता है। अगला है, हारे हुए उम्मीदवार की तरह उन्हें पहचानना कठिन लग रहा था। इसका आशय है, जब कोई उम्मीदवार चुनाव हार जाता है तो उसकी शानो शौकत ढल जाती है, कोई उसे नहीं पूछता, उसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। इस तरह लोगों के पैरों के नीचे दबकर गोभी के फूलों की शक्ल पहचानी नहीं जा रही थी। आगे है हमारे पास पठित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे एक पठित गद्यांश दिया गया है, इसके नीचे प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। तो प्रश्न है, लेखक ने हनुमान प्रसाद को क्या याद दिलाया? तो गद्यांश में से ही हमें लिखना है। लेखक ने हनुमान प्रसाद को याद दिलाया कि यदि ये गोभी के फूल का महात्म्य सुनकर गए तो गाड़ी तो छूटेगी ही, नौकरी भी छूटेगी और गोभी का फूल भी छूट जाएगा। दूसरा है, तरकारी वाले और लेखक के बीच क्या मोल भाव हो रहा था? तो लेखक को 1-1 रुपए वाले गोभी के फूल चाहिए थे, जबकि तरकारी वाले इसके लिए तैयार ना थे। तीसरा है, इस मोल भाव का क्या नतीजा रहा? तो इस मोल भाव के कारण लेखक के लौटने का वक्त हो गया और लेखक को 1.5 रुपए के भाव से गोभी के फूल खरीदने पड़े। आगे है, कहानी के अनुसार वाक्यों के आगे हाँ या नहीं लिखिए। तो पहला है, हनुमान प्रसाद जी कंजूस व्यक्ति थे? नहीं। ख है, लेखक ने 1.5 रुपए भाव से गोभी के फूल खरीदे? हाँ। ग है, गोभी का झाबा आराम से डिब्बे में आ गया? नहीं। गोभी के फूल इलाहाबाद आते आते पहचाने नहीं जा रहे थे? हाँ। ड़ है, लेखक ने हनुमान प्रसाद को लखनऊ से गोभी खरीद कर दी? नहीं। किसने किससे कहा और क्यों? पहला है, कहिए दावत कब है? तो लेखक के परिचितों ने लेखक से कहा, ट्रेन में कहा था ये बात, क्योंकि लेखक गोभी का झाबा लिए हुए था। दूसरा है, अगर आप लखनऊ जा रहे हैं तो हमारे लिए वहां से गोभी के फूल लेते आइएगा। तो हनुमान प्रसाद वर्मा ने लेखक से कहा, क्योंकि लखनऊ में सस्ते गोभी के फूल मिलते हैं। आगे है, सोचकर लिखिए का प्रश्न। दूसरों के दृष्टिकोण का सम्मान करते हुए अपने विचार व्यक्त करना, इसका क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर है, इसका अभिप्राय है कि हमारा व्यवहार संतुलित हो, हम अपने विचार दूसरे के सामने रखें जरूर, लेकिन उसकी बात भी सुने और उसके विचारों का सम्मान करें। इस प्रकार कोई ऐसा रास्ता निकालें कि किसी की भी भावनाएं आहत ना हो। तो भाषा से का पहला प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पे नीचे शब्द दिए गए हैं, उनके 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पहला है मर्ज। तो मर्ज का रोग और बीमारी। मित्र, सखा, मीत। फूल, सुमन, पुष्प। हया, शर्म, लज्जा। प्रयत्न, कोशिश, प्रयास। हिम्मत, साहस, हौसला। आगे है दूसरा, अनेकार्थी शब्द। तो अनेकार्थी शब्द इस प्रकार वाक्य बनाइए कि इसके अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो मौसमी, मौसमी का रस पीकर मुझे ताजगी का अनुभव एहसास हुआ है। मौसमी सब्जियों और फलों का स्वाद ही निराला होता है। स्वर, स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। मुझे राहुल का धीमा स्वर सुनाई दिया। हार, मुख्य अतिथि का स्वागत हार पहनाकर किया गया। खेल में तो हार जीत होती रहती है। प्रश्न संख्या 3 है, समश्रुत भिन्नार्थक के नीचे लिखे समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थों का अंतर समझते हुए हमें वाक्य बनाने हैं। तो पहला है गिरी, गिरी मतलब गिरने की क्रिया। तो मेरे हाथ से गिरी पेंसिल सीमा ने उठा ली। दूसरा है गिरी यानी पर्वत, मेहुल ने गिरी के शिखर पर पहुंचकर पताका फहराई। दूसरा है गाड़ी, वाहन, रेलवे स्टेशन पर गाड़ी आते ही हलचल मच गई। एक है गाढ़ी, गहरी, ना अधिक तरल ना सूखी, दूध में पककर बनी गाढ़ी खीर खाकर दिल खुश हो गया। तीसरा है अचार, आम, नींबू आदि का अचार, जैसे माँ ने मुझे खाने के लिए पराठा अचार दिया। दूसरा है आचार, उसका मतलब होता है आचरण या शुद्ध आचार विचार। तो हमें शुद्ध आचार विचार हमें सफल बनाते हैं। चौथा है अरबी, एक सब्जी जिसको आप घुइयां भी बोलते हैं कई जगह पे।
हनुमान प्रसाद अरबी को धुलवा कर ही खरीदते थे। एक है अरबी, अरब देश की भाषा, सुल्तान अरबी भाषा बोल लेता है। प्रश्न संख्या 4 है, इनमें से विशेषण और विशेष्य छांटकर अलग अलग लिखिए। आपको येलो पट्टी में शब्द दिए गए हैं, उनमें से विशेषण अलग करना है, विशेष्य अलग करना है। तो पहला है अच्छा फूल में अच्छा विशेषण, फूल विशेष्य। खूबसूरत विशेषण, अटैची विशेष्य। परिचित विशेषण, चेहरे विशेष्य। दूसरा विशेषण, डिब्बा विशेष्य। आखिरी विशेषण, किस्त विशेष्य। सस्ती विशेषण, तरकारी विशेष्य। अगला है प्रश्न संख्या 5। नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो पहला है आज मेरा चाचा आया है, तो इसको शुद्ध करेंगे, आज मेरे चाचा आए हैं। तुम तुम्हारी किताब मुझे दे दो, तुम अपनी किताब मुझे दे दो। मेरे को अभी जाना है, मुझे अभी जाना है। हम आपसे कहे थे, हमने आपसे कहा था। मम्मी ने खाना नहीं बनाई, मम्मी ने खाना नहीं बनाया। विभोर फुटबॉल मैच जीत लिया, विभोर फुटबॉल मैच जीत गया। अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रहे हैं, अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है। मैं गृह कार्य कर लिया हूँ, मैं गृह कार्य कर चुका हूँ। छठा है, 2 वाक्य दिए गए हैं आपकी किताब में, गीतिका नाचती है और पल्लव पुस्तक पढ़ता है। तो इन दोनों वाक्यों में नाचती है और पढ़ता है क्रियाएं हैं और गीतिका तथा पल्लव करता है। तो पहले वाक्य में नाचती का फल गीतिका पर पड़ा है और दूसरे वाक्य में पढ़ता है के लिए किसी कर्म की आवश्यकता है, अतः पढ़ता है का फल कर्म पुस्तक पर ही पड़ रहा है। तो इस आधार पर क्रियाओं के 2 भेद किए गए हैं, अकर्मक और सकर्मक। तो अकर्मक मतलब कि जहां कर्म की अपेक्षा नहीं होती है, जैसे लेटना, बैठना, सोना आदि, और सकर्मक जहां पे कर्म की अपेक्षा रहती है, जैसे लिखना, काटना, मारना आदि। तो निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया रेखांकित शब्द रेखांकित कर अकर्मक और सकर्मक लिखना है हमें। तो पहला वाक्य है, कूली 1 रुपया इनाम चाहता था। तो चाहता था सकर्मक क्रिया। हमारे लिए 5 फूल गोभी लेते आइएगा, लेते आइएगा सकर्मक क्रिया। मैं लखनऊ जा रहा हूँ अकर्मक क्रिया। आपने कभी साग सब्जी खरीदी है, सकर्मक। उनका भाषण सुनकर अभी लौटा हूँ, तो लौटा हूँ अकर्मक क्रिया। मैं अपने गोभी के झाबे को देख भी नहीं पाया, तो देख भी नहीं पाया सकर्मक क्रिया। प्रश्न संख्या 7 है, ऐसे 5 वाक्य छांट कर लिखिए जिनमें अव्यय या अविकारी शब्द का प्रयोग हुआ है। तो विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें प्रयोग करते समय कोई विकार या बदलाव आता है, जबकि अविकारी शब्दों में किसी भी अवस्था में कोई बदलाव नहीं आता है। इसे अव्यय कहते हैं, जैसे अब, तब, यहाँ, तथा और, ओह, हाय आदि। तो अभी यहाँ गोभी का अच्छा फूल मिलता नहीं। तब जाकर हनुमान प्रसाद जी ने मुझे छोड़ा। कूली चढ़ाने का आश्वासन दे रहा था पर 1 रुपया इनाम चाहता था। कुछ लोग डिब्बे से बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहे थे और कुछ चढ़ने का। अरे ट्रंक उधर ले जाओ। तो इन वाक्यों में अव्यय या अविकारी शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला है 8वां, निम्नलिखित अनुच्छेद में उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो आपको एक गद्यांश दे रखा है, उसमें आपको विराम चिन्ह लगाने हैं। आशा है आपको अच्छे से पाठ समझ में आया होगा, पाठ और उसके प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।